तो कल जो हम लोग पेपर सामने डाले थे मशीन का, आई थिंक सबने सोल्व करके देख लिया होगा। जिसने नहीं किया है वो सोल्व जरूर करें आप पेपर, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डाला था उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। नोट्स आपके पास पहुंच गया है और मोस्टली 99% क्वेश्चन आपके नोटबुक में है। 99% क्वेश्चन आपके नोटबुक में ही है। तो अगर किसी को नोटबुक में अगर उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भी अगर बाई चांस कोई 1% कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आपके पास वो नोट्स जा चुका है। तो सबसे पहले आप कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन पेपर लगा देख रख करके आप नोटबुक में ढूंढें नोट से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो छोटे क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं आपको पेज में वैसे मैं भेज ही दिया हूँ और बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन में भेज दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन फर्स्ट को। वीडियो में सेक्शन वाइज देखेंगे। सेक्शन ए, इसमें देखो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए में वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखा हुआ था। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या फोर्स होता क्या है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है कि एक प्रकार का कोई फोर्स होता है जो क्या होता है कि दो मैग्नेट के बीच में क्या करता है, जो फोर्स बनता है ना, ये जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज है यही आपके पास क्या है फोर्स बनता है। यही आपके पास में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इसी के कारण से कोई भी मशीन चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर वो क्या करता है काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसी कारण से आपके पास में क्या होता है मोटर या जनरेटर जो आपका क्या करता है वो काम करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी में आपके पास क्या पूछा, व्हाट इज बैक ईएमएफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास में भी बताया था कि बैक ईएमएफ होता क्या है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कभी भी हम क्या करते हैं कि अगर जब डीसी मोटर चलाते हैं तो डीसी मोटर में क्या होता है कि हम मोटर चलाते किस लिए हैं, वो क्या करें इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करें। लेकिन होता क्या है डीसी मोटर केस में कि जब वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्ट करता है तब भी ना उसका जो आर्मेचर के टर्मिनल है ना दोनों ए और डबल ए पे वो क्या होता है आपका वोल्टेज बिल्डअप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके पास में बैक ईएमएफ बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो बहुत गलत बात है ये। व्हाट इज मोटर। मोटर होता क्या है, मोटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है कि जो क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हुआ आपके पास क्या होता है वो आपका मोटर होता है। उसके बाद एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर डी। डी क्वेश्चन क्या है कि डीसी शंट मोटर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स मोटर। तो जो डीसी शंट मोटर होता है ना वो आपका कांस्टेंट स्पीड मोटर, मतलब एक ही कांस्टेंट स्पीड मोटर हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई नंबर वाला, व्हाट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो सबको पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जिसमें क्या करते थे वोल्टेज को हम ज्यादा वोल्टेज हमें क्या करना है, अगर कम करना है तो क्या करते हैं कौन सा ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो यही है कि अगर कभी भी क्या करना है कि हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज मोर एंड सेकेंडरी में क्या वोल्टेज लेस चाहिए तो हम क्या करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करेंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज यूज एज ए। जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल होता है उसको हम एज ए कूलेंट मतलब कूलिंग के लिए यूज करते हैं। और किस पर्पस के लिए यूज करते थे एंड इंसुलेशन पर्पस के लिए यूज करते थे। तो यही दो पर्पस होता है इंसुलेशन पर्पस। तो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल का आपका फंडामेंटल क्या है कूलेंट एंड इंसुलेंट, क्योंकि इन दोनों पर्पस के लिए क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या है स्टेट फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है आपको सबको पता होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब डी फाई बाई डी टी। जो ये फ्लक्स की जो चेंजमेंट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यही आपके पास फैराडे का सेकेंड लॉ था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आर्मेचर रिएक्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एच वाला क्वेश्चन था वो क्या था, डिफाइन आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स
टू द मेन फ्लक्स, मतलब जो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसमें क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, ब्रशेस ऑफ डीसी मोटर, ब्रशेस ऑफ डीसी मोटर। तो जितने भी ब्रशेस है, चाहे कोई भी मोटर का ब्रश है, वो किसी का बना होता है, कार्बन का, इसमें कार्बन आएगा। उसके बाद जे नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका जे है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर आर रेटेड इन। तो ट्रांसफॉर्मर को किससे रेटेड करते हैं, सबको पता होगा किस में, केवी हो गया और एमवीए और वीए, इन सब चीजों में से हम किसी में भी डालेंगे तो आपका आंसर क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो देखो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होता है क्या, आपका एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली जितने भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, चाहे आप वोल्टमीटर ले लो, चाहे आप एमीटर ले लो, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करना सेफली नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कौन कौन सा आपके पास में, एक सीटी है, दूसरा पीटी है। सीटी क्या था, करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर किस लिए करते हैं, मेजरमेंट ऑफ हाई करंट, और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। तो यही आपके पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है। उसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट कि डीसी सीरीज मोटर शुड नॉट स्टार्ट एट फिल इन द ब्लैंक्स लोड। मतलब जो डीसी सीरीज मोटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, विदाउट लोड हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पे क्या आएगा आंसर, WITH विदाउट लोड, मतलब बिना लोड के हम डीसी मोटर को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप बिना लोड के डीसी मोटर को स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि जो भी ऑपरेटर्स है उसको तोड़ फोड़ मचाने का संभावना ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही हाई स्पीड में घूमेगा वो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर हैज फिल इन द ब्लैंक्स लॉसेस, सॉरी फिल इन द नो लॉसेस, नो लॉसेस मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर में कौन सा लॉस नहीं होता है। तो आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर के अंदर में कौन सा लॉस नहीं होता, तो होता कौन कौन सा सबको पता है, कौन कौन सा होता है, आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, ये तीनों तो होता है, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा होता है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं, तो फ्रिक्शन लॉस कैसे हो सकता है। तो इस कारण से इसमें क्या है, फ्रिक्शन लॉस आएगा इसका फिल इन द ब्लैंक्स में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं आउटपुट टू द इनपुट। किसी भी कंडीशन में अगर एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए आएगा तो यही फॉर्मूला होगा, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनपुट आउटपुट अपॉन में आउटपुट माइनस प्लस में लॉसेस, क्योंकि आउटपुट प्लस लॉसेस भी देते हैं ना तो भी आपके पास क्या होता है, ये इनपुट के इक्वल टू ही होगा। तो ये इसका एफिशिएंसी था। उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन था कि नेम, क्वेश्चन क्या था कि नेम द मोटर दैट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। एक मोटर का नाम बताएं जिसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए। तो स्टार्टिंग टॉर्क किसका हाई होता है, जल्दी बताओ। ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका जो सिलेबस से बाहर था, लेकिन फिर भी जो पेपर में आया जिसको हम सोल्व करेंगे, इसका जो आंसर है वो क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर आप लोगों को पढ़ना है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि राइट टू एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर, मतलब दो एप्लीकेशन लिखना है डीसी शंट मोटर का। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में नहीं करवाया है कोई, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सॉल्यूशन में वैसे है लेकिन नोटबुक इसमें आपका नहीं होगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा। हम कहाँ यूज करते हैं डीसी मोटर का, वैक्यूम क्लीनर में करते हैं,
लेथ मशीन में करते हैं, लिफ्ट में करते हैं, इन सभी जगह हम क्या करते हैं, डीसी मोटर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले। रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इन इंटरनल पार्ट। देखो रिले हम ट्रांसफार्मर के अंदर में एक ही यूज करते हैं, कौन सा था, बक्कल रिले। तो बक्कल रिले यहां पे आंसर आएगा, बक्कल रिले का हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाने के लिए। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, सेक्शन ए का, वो क्या है कि वाई कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। मतलब जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसको हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड क्यों करते हैं, किस लिए करना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसको लेमिनेशन किस लिए करते हैं, रिड्यूसिंग एडी करंट लॉस। मतलब एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का हम लेमिनेशन करते हैं। तो ये था आपका सेक्शन फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आए हुए थे, जो कि प्रीवियस स्कीम का था। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन 1 नंबर में आएंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मोस्टली सारे 1 नंबर के लिए है, और जो बड़े क्वेश्चन वो 2 नंबर में आएंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका सेक्शन ए का। अब हम लोग सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी, हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहली बात तो इसमें एक ही चीज आ रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा, इंडक्शन पे काम करता है। और इसमें था क्या कि हम क्या करते हैं कि एक कोर है, यही था ना इसका वर्किंग प्रिंसिपल में। इस कोर में क्या था कि जैसे हम सबको सप्लाई देते हैं, यहां सप्लाई अगर इनपुट सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कि इस कोर के कारण जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण से क्या होता है कि जो प्राइमरी में जो भी ईएमएफ है वो कहां पर सेकेंड ट्रांसफर होता है, सेकेंडरी में ट्रांसफर होता है। किसके कारण से, ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कारण से क्या होता है कि प्राइमरी से सारे का सारे पावर कहां पर चला जाता है, सप्लाई वो सेकेंडरी में चला जाता है। और इसी कारण से क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर काम करता है प्राइमरी। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक लॉकिंग कारण से क्या होता है, पावर आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, उसमें क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन में नहीं डाला है, इसका सॉल्यूशन में डाल दूंगा, और इसके आंसर आपको नोटबुक में नहीं है। तो जो वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर है, देखो कोई भी मोटर जो है, मोटर और जनरेटर, तो जनरेटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, वो करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। कोई भी जनरेटर होगा दुनिया का वो इसी रूल पे काम करेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करेगा। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या करता है, ये मैंने लिखा रखा है, तुम चाहे तो इस रूल को यहां से लिख सकते हैं। पर जो मिडिल फिंगर होता है क्या बताता है, मोशन बताता है। इसका जो एक जो है वो क्या बताता है, एक बताता है इसका फील्ड बताता है, और एक क्या बताता है, इंड्यूस वोल्टेज बताता है। तो यही तीन है कि एक फील्ड, एक मोशन बताएगा थंब वाला, एक इसका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बताएगा। और मोटर जनरेटर काम कैसे करता है, जनरेटर के अंदर एक जो है ना, डीसी जनरेटर के अंदर में एक सिस्टम होता है, क्या होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ये होता है जो रोटर है ना, इसके कॉइल के अंदर जो मैग्नेट बनाता है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है, वो जैसे ही घूमता है ना कि ऑटोमेटिक वो क्या कर देता है, ईएमएफ बिल्डअप करना आपके पास में क्या करता है, वो स्टार्ट करता है। कोई भी अगर जनरेटर बनेगा जब तक उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा वो एज ए जनरेटर काम नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन है, बाकी सॉल्यूशन में भेज दूंगा। उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ होता क्या है, इसकी क्या डिसएडवांटेज आपके नोटबुक में दे रखा है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन भी है। तो बैक ईएमएफ का एक ही सिग्निफिकेंस है, वो क्या है कि इससे इसकी एफिशिएंसी आपके पास इफेक्ट होता है, दूसरे से लॉसेस बढ़ जाते हैं, जो भी आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, व्हाट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन होता क्या है कि
हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था इसमें कम्यूटेटर डीसी में। तो कम्यूटेशन यहाँ पे भी हुई है। कम्यूटेटर क्या था कि क्या करा था, एज ए रेक्टिफायर काम करा था डीसी मोटर में, करता था ना। अगर मोटर में था तो क्या करा था, एसी से सॉरी डीसी से एसी बना रहा था, और अगर जनरेटर में था तो क्या करा था, वो एसी से डीसी बना रहा था। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मोटर या जनरेटर डीसी पे चल ही नहीं सकती है, सिंपल सी बात ये है। तो कम्यूटेशन क्या है कि इंप्रूवमेंट करने का मतलब क्या है कि जो वो एसी से डीसी बना रहा है, तो इसी प्रोसेस को क्या करते हैं कि जो जब एसी से डीसी या डीसी से एसी बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, कम्यूटेशन बोलते हैं। इसमें से इसने क्या कर रखा है कि एक मेथड एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। उसमें जो इस क्वेश्चन में उसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस मेथड एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप किसी मेथड को दे सकते हो, एक रेजिस्टेंस एक वोल्टेज वाला है, 3 मेथड था वैसे इसका, तो आप किसी मेथड को क्या कर सकते हो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ बिल्ट अप वोल्टेज इन डीसी शंट जनरेटर। देखो डीसी शंट जनरेटर है, उसमें क्या कारण हो सकता है वोल्टेज का नहीं बनने का। देखो क्या क्या कारण हो सकता है आप खुद बताओ। पहला कारण क्या हो सकता है, इसका ब्रश खराब हो जाए। अगर ब्रश खराब हो जाएगा तभी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, फर्स्ट कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है, इसकी बाइंडिंग बर्न हो जाए तब भी नहीं चलेगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा जो कारण है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस मैग्नेटिज्म है ना, ये भी अगर खत्म हो जाएगा तो भी हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ बिल्डअप नहीं होगा। क्योंकि ईएमएफ बराबर क्या होता है, P phi Z अपॉन में ए था ना, मतलब अगर कंडक्टर घट जाएगा तो भी नहीं होगा। तो ये जो रीजन है सारे जन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ब्रशेस जल जाएगा, ब्रशेस खराब हो गया उसको लिख सकते हैं, बाइंडिंग जल गई इसको लिख सकते हैं। तो सबको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने भेजा नहीं है, इसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, ये सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत वैसे भी नहीं है। मोटर होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, और जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। मोटर में क्या होता है, सप्लाई देते हैं, जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज हमारा बनता है। जैसे डिफरेंस है जो आपके नोट्स में भी है और आप सबको पता भी होगा। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल को क्या बोलते हैं, मोटर रूल भी कहते हैं। अब लेफ्ट हैंड रूल वही है कि जो मिडिल फिंगर होता है, ये थंब है, वो क्या बताता है, मोशन बताता है। फर्स्ट इसका जो फर्स्ट फिंगर था वो क्या बताता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और जो तीसरा था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो यही 3 काम आता है, बाकी आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद दे रखा है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ जनरेटर। तो वही बात आ गया, ईएमएफ बराबर होता क्या है, P phi Z अपॉन में A। तो यही सब चीज क्या करेगा, ईएमएफ में इफेक्ट करेगा, पोल, कंडक्टर और नंबर ऑफ पाथ, और ये फ्लक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ पोल, फ्लक्स, Z एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगर ये इसी के ऊपर हमारा क्या होता है, ईएमएफ आपके पास में अफेक्टेड होता है। इन सबको हम लिख देंगे। अगर हम पोल बढ़ाएंगे तो ईएमएफ क्या होता है, घटाएंगे तो क्या होता है। तो इसके भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है, इसको मैं भेज दूंगा। उसका डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर, सबको पता है कौन कौन सा होता है, जल्दी बताओ। डीसी शंट, डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड, और एक सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड। अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आया तो हम किसी एक को भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। शंट में क्या करते हैं, सबको पता होगा। आर्मेचर और फील्ड को क्या करते हैं, एक ही साथ में क्या करते हैं, पैरेलल जोड़ देते हैं। सीरीज में क्या करते हैं, आर्मेचर और सीरीज क्या होता है, पैरेलल होता है, सीरीज में होता है दोनों बाइंडिंग। कंपाउंड में क्या करते हैं, एक शंट एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करके क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ये आपने पढ़ा देख रखा हो बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सबको पता है क्या होता है, क्या होता है एफिशिएंसी, आउटपुट टू द इनपुट, अभी हम बताएं। और राइट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, मैं भेज दूंगा। तो कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या होगा कि जब हमारे पास में क्या हो कि कोई भी लॉसेस ना हो। मतलब क्या है कि व्हेन आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होता है, हमारे पास एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। और ये क्वेश्चन मैंने मशीन में डाल रखा है, मशीन का जो सॉरी ट्रांसफार्मर में हमारे पास है मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक बार भेज दूंगा। उसके बाद क्या है कि राइट द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। हमारे पास स्पीड कंट्रोल कौन कौन सा मेथड है, 3 मेथड है। कौन कौन सा, आर्मेचर कंट्रोल,
कंट्रोल, दूसरा फील्ड कंट्रोल, तीसरा कौन सा था आर्मेचर एंड फील्ड, दोनों था आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल। तो इसमें से सबका पता है आर्मेचर में क्या करते हैं, फील्ड में क्या करते हैं और इसमें क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें से आप किसी को भी क्या कर दोगे एक्सप्लेन आप करके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने एक्सप्लेन एनीवन बोल रहा है। उसके बाद में क्या है टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने पहले बताया था कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक आएगा जरूर, और इसमें ये पूछा टॉर्क और करंट। तो टॉर्क में करंट में क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा किसी चीज में टॉर्क और करंट के बीच में बनेगा, एक ग्राफ बनता है, क्या बोलते हैं टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा टॉर्क, यहाँ पे करंट अगर है तो जो भी है इसके बीच में क्या करेंगे आपके पास में ग्राफ प्लॉट होगा। उसके बाद में क्या है स्टार्टर का जरूरत क्यों पड़ा, सबको पता है इसलिए पड़ा था टू मेंटेनिंग द स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या पड़ा था स्टार्टर का जरूरत पड़ा था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 नंबर। उसके बाद क्या है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी हम 2 दिन पहले ही पढ़े थे क्या था कंडीशन पैरेलल ऑपरेशन का, क्या क्या चीज होना चाहिए रेटेड केवीए सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए, इनपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो जो भी कंडीशन हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे। उसके बाद क्या एक्सप्लेन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर सबको पता होगा क्या होता है, कोई भी ट्रांसफार्मर जिसके अंदर में क्या हो कोई भी लॉसेज नहीं होगा, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, जिसमें बाइंडिंग लॉस ना हो, फ्रिक्शन लॉस ना हो, कोई भी लॉस नहीं होगा, वो ट्रांसफार्मर क्या होगा आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। तो यही टोटल आपके पास में क्या था सेक्शन बी में था। सेक्शन जो सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।